नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बीमार लालू प्रसाद की, जिनका इलाज दिल्ली में जारी है। तो लालू प्रसाद का एम्स में इलाज जारी है। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है। कल रिम्स से एम्स में भर्ती कराए गए थे लालू प्रसाद, और आज लालू प्रसाद का मेडिकल बुलेटिन आ सकता है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लालू प्रसाद का मेडिकल बुलेटिन आ सकता है। डॉक्टर इलाज और स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है लालू प्रसाद की, लालू प्रसाद की सेहत कैसी है और किन किन परेशानियों से, किन किन बीमारियों से लालू प्रसाद जूझ रहे हैं, और लालू प्रसाद का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर आज 11 बजे दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। और वहीं लालू प्रसाद के साथ पूरा परिवार भी दिल्ली पहुंचा हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद की हालत चिंताजनक है और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। लालू प्रसाद के सीने में पानी भर गया है, जिसको लेकर पूरा परिवार चिंतित है। पूरा हर कोई जानना चाह रहा है उनकी तबीयत के बारे में, और पूरा झारखंड बिहार सब कुछ। नहीं, वो तो सब लोग कल से हम एक ही बात कह रहे हैं। चिंता जो सेहत जो है वो चिंताजनक है और सेहत में गिरावट आई है। किडनी जो है वो फंक्शनिंग जो है केवल 25% है, और क्रिएटिन जो होती है, जो इन्फेक्शन होता है 2.5 से 2.9 इंक्रीज़ किया है। साथ ही साथ निमोनिया जो है वो डिटेक्ट हुआ है। हार्ट के पेशेंट पहले रहे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, शुगर में भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट हुई है। क्या लगता है हमको? तो अभी लंग्स में भी पानी जो है वो है, तो प्रॉपर बेहतर इलाज के लिए हम लोग यहाँ आए। तो लगता है उनको और पहले लाना चाहिए था यहाँ पे। अभी अचानक से जब शिकायत मिली सांस लेने में, क्योंकि पहले ये शिकायत नहीं हुआ करती थी कि अचानक से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ गई। तो जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है यानी लंग का जो इन्फेक्शन है वो फैल रहा है, और किडनी का भी जो इन्फेक्शन है, जो क्रिएटिन जो है 2.5 से 2.9 हुई है, तो ये चिंताजनक है और इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो। तो क्या आप लोग विदेश भी ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, अभी जब तक डॉक्टर पूरी रिपोर्ट दे करके एम्स के सब कुछ जो है वो देख करके, जब तक कुछ नतीजे पे एनालाइज करके नहीं बोलेंगे तब तक हमारा कहना कोई। शुक्रिया तेजस्वी जी। वीडियो जर्नलिस्ट बेनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। आपको बता दें कि लालू की सेहत पिछले 4 दिनों में ज्यादा खराब हुई है। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद 21 जनवरी को अधिक बीमार हो गए थे, जिसके बाद 2 दिनों तक लगातार उनकी जांच की गई। तीसरे दिन यानी कि कल 23 जनवरी को रिम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें लालू प्रसाद को एम्स भेजने का फैसला किया गया, जहां कल से अब तक उनका इलाज जारी है। और आइए बताते हैं कि एम्स शिफ्ट होने से पहले लालू प्रसाद को क्या क्या समस्या हुई और क्या क्या इलाज हुआ। 21 जनवरी को लालू प्रसाद को सांस लेने में दिक्कत हुई और अभी फिलहाल उनका एम्स में इलाज जारी है। समस्या के बाद रिम्स के डॉक्टरों ने उनकी इलाज को शुरू किया, हालांकि पहले से ही उनका इलाज चल रहा था। फेफड़े में संक्रमण और किडनी की समस्या भी सामने आई है, और 23 जनवरी को रिम्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनका हर तरह से जांच किया और 23 जनवरी को ही रिम्स से एम्स शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल एम्स में कार्डियो, लंग्स, किडनी स्पेशलिस्ट की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि एम्स में लालू किस विभाग में भर्ती हैं और उनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहे हैं। तो लालू यादव फिलहाल एम्स में भर्ती हैं, दिल्ली के एम्स में।
सीसीयू में लालू प्रसाद को एडमिट किया गया है। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और इसके साथ ही इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक अलग टीम बनाई जाएगी। हालांकि कल रात ही लालू प्रसाद को भर्ती कराया गया है। कार्डियो, लंग्स, किडनी सहित कई समस्याओं का इलाज ये टीम करेगी। पूरे एक डॉक्टरों की टीम होगी जो निगरानी करेगी। तो लालू प्रसाद का इलाज इस वक्त दिल्ली के एम्स में चल रहा है। हमारे सहयोगी अमितेश इस वक्त दिल्ली एम्स से सीधे जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी चर्चा है कि 11 बजे लालू प्रसाद का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, आज दिन में मेडिकल बुलेटिन 11 बजे के बाद कभी भी आ सकता है लालू यादव के स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम जानकारी है उसको देखते हुए। लेकिन फिलहाल जो लालू यादव को कल रात करीब 9:30 के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया गया, दिल्ली लाया गया। उनको रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया, एयरपोर्ट से फिर यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में शिफ्ट किया गया है। जो सीएनसी डिपार्टमेंट है, यानी जो कार्डियो और जो न्यूरो का जो सेंटर है सीएनसी डिपार्टमेंट, उसके सीसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है, सेकंड फ्लोर पर। और सीसीयू का मतलब क्रिटिकल केयर यूनिट में, यानी वीवीआईपी मरीज हैं तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी सुविधा दी जा रही है। और निश्चित रूप से एम्स की तरफ से एक टीम बनाई गई है। और डॉक्टर राकेश यादव जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 3 साल पहले जब दिल्ली में यहाँ पर लालू यादव को लाया गया था बेहतर इलाज के लिए, तो उस वक्त भी डॉक्टर राकेश यादव जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर अरविंद जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं, उनकी निगरानी में उनका इलाज हुआ था। करीब 34 दिन तक यहाँ पर रहे थे। इस बार भी पहले के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर राकेश यादव, उन्हीं की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। कल रात भर जो डॉक्टरों की टीम ने उनको देखा है और आज आगे फिर से आगे उस पर उनका इलाज होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उनको फेफड़े में संक्रमण की समस्या है, न्यूमोनिया है, किडनी की समस्या है, किडनी भी कम काम कर रही है, पहले से ही उसमें परेशानी है। इसके अलावा उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, आपको पता है, पहले हो चुका है। तो लालू यादव को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, उम्र ज़्यादा है, 72 साल की उम्र है, इसलिए उनको बेहतर सुविधा दी जाए, इसके लिए रिम्स से यहाँ पर दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है और उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। अमितेश, इससे पहले भी लालू प्रसाद एम्स लाए जा चुके हैं इलाज के लिए, एम्स आ चुके हैं, दिल्ली के एम्स में उनका कई बार इलाज हुआ है। लेकिन इस बार जो हालात दिख रहे हैं वो काफी गंभीर दिख रहे हैं। वाकई ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उनका स्वास्थ्य है वो काफी गंभीर हालत से गुजर रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल गंभीर हालत निश्चित है, चूँकि जैसा आपने बताया अभी कि 21 जनवरी को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, काफ़ी दिक्कत हुई। उसके बाद वहाँ पर उनकी जांच हुई, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया रांची में, रिम्स में। और उसके बाद डॉक्टरों की ही अनुशंसा पर, मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर ही उन्हें दिल्ली में 1 महीने तक के लिए अभी परमिशन मिला है। 1 महीने तक यहाँ दिल्ली में एम्स में लाने का फैसला किया गया। परिवार के पूरे सदस्य उनके रांची पहुंचे थे, दोनों बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, वो सब लोग पहुंचे हुए थे रांची। वहां पर उन लोगों ने हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की तेजस्वी और तेज प्रताप ने, और अंत में ये फैसला हुआ कि दिल्ली में उनको बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। चूँकि लालू यादव का जो ब्लड शुगर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उसमें दिक्कत है, किडनी की समस्या है, फेफड़े में जो संक्रमण है उसकी समस्या है। तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हैं, उम्र ज़्यादा है, 72 साल की उम्र है। तो निश्चित रूप से लालू यादव को बेहतर इलाज की ज़रूरत थी और यही देखते हुए इसी मद्देनज़र वहाँ से रिम्स से बिना किसी रिस्क लिए, हालांकि वहाँ भी इलाज हो रहा था, लेकिन रिम्स का जो मेडिकल प्रबंधन है, जो वहाँ पर बोर्ड है, उसने फैसला किया कि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स उनको शिफ्ट किया जाए और किसी तरह की कोई समस्या न आए, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 1 महीने के लिए उनको दिल्ली भेजने का फैसला किया गया है। अमितेश, हालांकि लालू प्रसाद का कोरोना टेस्ट रांची के रिम्स में भी कराया गया था, तो जब लालू प्रसाद एम्स आए हैं यहां पर भी उनका कोरोना टेस्ट होगा? देखिए, इस बारे में अभी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन रांची में रिम्स में हुआ था तो उनका रैपिड जो टेस्ट हुआ था वो भी निगेटिव था और आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट थी वो भी निगेटिव थी। तो इसलिए
मुझे नहीं लगता कि अभी इस बारे में आगे यहाँ जो डॉक्टरों की टीम देख रही है, जो राकेश यादव के नेतृत्व में, और आगे क्या यहाँ पर फैसला होता है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन बाकी जांच चल रही है और सीसीयू में उनको रखा गया है, क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है, सीएनसी डिपार्टमेंट में। तो निश्चित रूप से बेहतर इलाज की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम राकेश यादव के नेतृत्व में निगरानी कर रही है कि हर एंगल से उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो क्या बेहतर इलाज हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज या कल में एक मेडिकल बोर्ड भी यहाँ भी बनाया जा सकता है, एक और टीम बनाई जा सकती है जो कि लालू यादव से संबंधित सारे फैसले करें, ऐसी जो सूचना मिल रही है। चलिए अमितेश, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि ऐसी सूचना है कि 11 बजे मेडिकल बुलेटिन लालू प्रसाद का जारी किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 11 बजे जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसमें काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, यानी कि लालू प्रसाद की सेहत अभी कैसी है, किन किन बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनका इलाज किस दिशा में किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, और जो डॉक्टरों की टीम बनाए जाने की बात है उस पर भी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी कि किन किन डॉक्टर्स को उसमें रखा जाएगा और किस तरीके से लालू प्रसाद का इलाज होगा। इन तमाम चीजों को लेकर अगर 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होता है लालू प्रसाद का तो उसमें काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है इस खबर पर और लालू प्रसाद के सेहत से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 97वीं जयंती है। इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन आज कर्पूरी जयंती के बहाने राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की आपसी होड़ नजर आती है। जननायक, गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। समस्तीपुर के पितौंजिया में 24 जनवरी 1924 को एक नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 महीने जेल में बिताए, लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति को जनसेवा की भावना के साथ जिया। सरकार में रहते उन्होंने आम आदमी के लिए कई फैसले लिए और व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी बरती। वो सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। उनकी आदत थी, बहुत ही साधारण विचार के थे वो, और वो रिक्शा से चलते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष दल के नेता भी रहे, तो हम लोग अक्सर पटना जंक्शन पर जाते थे तो वहाँ पर वो कैंटीन में आ जाते थे, चाय और बिस्कुट खाना। उसके बाद वो बाहर निकल के रिक्शा वाला देखते ही उनको पहचान जाता था और रिक्शा पर बैठ जाते थे अकेले। हाथ में एक उनके थैला रहता था, बैग चमड़े का, और वो रिक्शा करके डाक बंगला में डी लाल एंड सन्स के सामने पीटीआई बिल्डिंग थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऊपर में बिल्डिंग था, नीचे हमारे मित्र की दुकान थी अनिल बख्शी की, वहाँ हम लोग बैठा करते थे अक्सर। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके आदर्श तो बिहार की सियासत में हैं, लेकिन उन आदर्शों को कितना फॉलो किया जाता है उसको देखने की बात है। आप देखिए कि अब जितने भी सोशल एम्पावरमेंट के काम वेदर लालू जी ने किए या नीतीश जी ने किए, वो कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण तो कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया था। अब जैसे पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, या फिर स्कूल में फ़ी वेवर हुआ और शिक्षा में सुधार। आपको याद होगा कि मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी, उसकी काफ़ी शिकायत हुई थी, लोग उसको कर्पूरी डिवीजन करके उस पर लोग हंसते थे। लेकिन उसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मैट्रिक पास करना शुरू कर दिए, ओबीसी ईबीसी सेक्शन से, उस लोग मेन स्ट्रीम में शिक्षा की मुख्य धारा में आने लगे। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी को बंद कर दिया। वहीं पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पैतृक गांव में भी 1 इंच जमीन नहीं जोड़ पाए। जो होता है ना रियल हीरो, जननायक, गुदड़ी के लाल, वो थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब उनके घर गए थे हेमंती नंदन बहुगुणा,
तो घर देख करके रोने लगे। आप समझ जाइए, चरण सिंह जब गए थे तो चरण सिंह उनके घर में घुसे तो घर का वो दरवाजा इतना छोटा पता चौकट से उनके कपारे पर ठाई से लगा। और देखें, अब वो देख करके अब देखते रह कि कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनके पिता को अपमानित करने का काम किया। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया था। जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद भी उनके पिताजी गोकुल ठाकुर, जो उनका ट्रेडिशनल पेशा है नाई का, वो करते रहते हैं। तो गांव के किसी एक दबंग सज्जन ने कहा कि भाई उनको बुला लाओ, तो उनकी तबीयत खराब थी तो वो जाने से मना कर देते हैं। तो वो अपना लठेत भेजता है, उनकी शायद पिटाई कर देता है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनको पकड़ लेता है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर तक बात जाती है। तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा कि वो मेरे गाँव वाले हैं और उन पर केस मत कीजिए। तो डीएम ने प्रतिरोध किया कि माइल्डली कि ये कैसे हो सकता है, पूरे राज्य की इज्जत की बात है। कल के कैसे बाप को बचा पाइएगा? मुख्यमंत्री के बाप को तो बचा लीजिएगा आप, और जो इतने पीड़ित बाप हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको कैसे बचाइएगा? तो ये इतिहास का क्रम है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। तो ये कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी का नारा था, हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ताउम्र आम लोगों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया, लेकिन हाल के दिनों में कर्पूरी जयंती के बहाने राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की होड़ नजर आती है। तो उनको एक तो नेता अगर उनको जयंती मना रहे हैं तो उनको जाति में मत माने, मैं तो ये कहता हूँ। दूसरा, उनसे सीखे कि वो अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए। उनके परिवार की स्थिति क्या हो, सब घर कैसा, बाकी वो सब उनको आया है। मूल्यों की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, मनी की राजनीति न हो। मैं समझता हूँ महान व्यक्तित्व थे और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति को कभी जीवन में कठिनाई नहीं हुई। जो पार्टियां रात दिन उनके विचारों को कुचलती है, अंबेडकर साहब के विचारों के साथ खिलवाड़ करती है, ये पार्टियां भी अपने आप को जननायक का जयंती हो या पुण्यतिथि मनाती है, तो ये तो एक तरह से लगता है कि लोग मजाक करते हैं, उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। बिहार की राजनीति में जातीय स्तर पर और सामाजिक विद्वेष के मामले में कर्पूरी जी के साथ चलने का दंभ भरने वालों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श या स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के आदर्श से कहीं से भी उनके शिष्य लोग मेल नहीं खाते। कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते थे उसकी आबादी बिहार में 2% से भी कम है। बावजूद उनकी राजनीति विरासत के लिए बिहार में होड़ मची है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता की बना दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं और सामूहिक तौर पर यह 29% का वोट बैंक बनाती है, जिस पर हर राजनीतिक दल की नजरें हैं। जो लोहियावादी नीति जिस पर वो चले उसका अनुसरण लोगों ने किया है, लेकिन जो उनके उच्च स्तर थे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक मोरल कंडक्ट, वो किसी नेता में नहीं है। आज के युवा जननायक के आदर्शों को समझें और उस राह पर चलें, इसे लेकर कर्पूरी की पोती नम्रता ने 2 गाने रिलीज किए हैं, जिसे मशहूर गायक कैलाश खेर समेत कई हस्तियों ने आवाज दी है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाएं जो अपने आप को गरीब, पिछड़ा और ये सब समझते हैं। इसलिए उनकी बातों तक हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। वे वास्तव में समाजवादी राजनीति के बड़े नेता थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी भरे रास्ते पर चलने का शायद ही साहस कर पाए। इसलिए कर्पूरी जैसे नेताओं को याद रखना जरूरी है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में मिली कामयाबी के बाद एआईएमआईएम अब मुंबई बीएमसी चुनाव में उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत बिहार एआईएमआईएम के 5 विधायक मुंबई दौरे पर हैं। एआईएमआईएम के 5 विधायक खासतौर से मुस्लिम इलाकों में पहुंचकर पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। ये सारे विधायक मलाड के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मालवानी में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि वो एआईएमआईएम के साथ जुड़ें और अपना कीमती वोट एआईएमआईएम को ही दें। या अपनी नेक नियति का सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। जो लोग हमें बी टीम कहते हैं, दरअसल वही जननी है बीजेपी के, और उन्होंने बीजेपी का साथ भी दिया, बीजेपी को जन्म भी दिया, आरएसएस की उसने अमली तौर पर वकालत भी की। अब जो वो देख रहे हैं कि जिन लोगों का वोट हम धोखे और फरेब से ले रहे थे, अब उनके दरमियान में क़यादत खड़ी हो रही है, तो चलो इनको बदनाम करो। ये बदनाम करने पे लगे हुए हैं और हाथी चले बाजार, गली में भूखे हजार, उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। हमने अपनी राह बना ली है और आवाम का एतमाद रोज बरोज हम पर बहाल भी हुआ है। बीएमसी का चुनाव आने वाला है, लड़ेंगे पूरी जोर शोर के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार उतारेगी पार्टी और हम सब खुद आएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, और हमारी टीम है मुंबई के अंदर, सब एक होकर काम करेंगे और हमको यकीन है, उम्मीद है कि हम बीएमसी के चुनाव में इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ जीत कराएंगे, ये उम्मीद है। मधुबनी में ट्रैक्टर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें मधुबनी के रहिका थाना इलाके की हैं। दरअसल पिछले दिनों बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के आगे से एक साथ 2 ट्रैक्टर की चोरी हुई थी। देखिए कैसे इन शातिर चोरों ने दुकान के आगे खड़े दोनों ट्रैक्टर को बड़े ही इत्मीनान से धक्का देकर पहले सड़क पर लाया और फिर ट्रैक्टर को स्टार्ट कर मौके से फरार हो गए। एसपी के निर्देश पर बनी पुलिस की स्पेशल टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की। आखिरकार रहिका पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के 3 ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे सूचना दिया कि ट्रैक्टर अपना दोनों यहाँ दुकान पे नहीं लगा हुआ है, आप कहीं भेजे हैं? तो हम बोले नहीं। फिर आए सुबह में तो देखे, उसके बाद सीसीटीवी का अपना फुटेज निकाले तो देखे 2:25 के आसपास ट्रैक्टर 6 आदमी ढकेल के ले जा रहा था। ये 3-4 जिला के अपराधकर्मी मिलकर इस सब घटना के सीतामढ़ी क्षेत्र में, मधुबनी, दरभंगा, भिन्न भिन्न जिला में अपराध की घटना दे रहे हैं और हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं। फिर छापामारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 40 लाख का विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मौके से 3 शराब तस्कर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने महुआ में छापेमारी की। इस दौरान एक ट्रक को जब्त किया गया जिसमें 390 कार्टन देसी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। रानी पोखर के बाद सन्नी लाइन होटल है, उसे थोड़ा सा आगे जाने पर बाएं साइड में कुहासा था, तो कुहासा के चलते गाड़ी सड़क किनारे बाएं तरफ खड़ी मिली। जैसे ही हम लोग वहां रुके तो ये 3-4 व्यक्ति उस गाड़ी के आगे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों को वहां देखा, टॉर्च की रोशनी पड़ी है, सभी भागने लगे। जब इन लोगों को पकड़ा गया, वाहन चालक द्वारा पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इसमें नारियल है। फिर जब हम लोग इसको खोल के वहां चेक किए तो नीचे शराब का कार्टून नजर आया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।